केवल आज तक पर। नमस्कार। तो रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही, अपना पक्ष रखा है। वो पक्ष आपने आज तक के जरिए सुना, जिसमें वो ये कह रही हैं सुशांत डिप्रेशन में थे, इस पर उन्होंने जानकारी दी। उनका कहना है कि वो सब कुछ सुशांत की मदद के लिए कर रही थी। उन्होंने परिवार पर भी कई आरोप लगाए। 8 से 13 जून के बीच में क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। विकास सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील। विकास जी, रिया चक्रवर्ती कह रही है 8 से 13 जून के बीच में क्या हुआ वो जानना चाह रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे इंटरव्यू पर, विकास जी? देखिए अंजना जी, बड़ी अजीब सी बात है। आप एक आदमी को बुलाते हैं, एक अक्यूज्ड को बुलाते हैं इंटरव्यू पे, और आप उस इंटरव्यू में उससे सबसे जो अहम बात है वो जो उनको बताना चाहिए वो उनसे नहीं पूछ के आप मतलब चाह रहे हैं कि कोई और दूसरा आदमी बताए। आप ये मेरे को बताइए कि आप किसी से प्यार करते हैं, आपने कहा है ना कि प्यार करते हैं, और एंकर उनको ये भावनात्मक बना करके दिखाना चाह रहे थे कि बड़ी भावनात्मक हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने कहा है कि राजपूत यूज्ड टू लिव लाइफ किंग साइज, और उस किंग साइज के लाइफ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि उस लाइफ उनके साथ उस दिनों में रही तो ऑब्वियसली वो क्वीन के जैसा रही उनके साथ। तो आप जिसके साथ रहते हैं और जिसकी आपने अभी मानसिक स्थिति के बारे में इतना बड़ा खुलासा किया है कि मानसिक स्थिति उनकी सडनली बहुत ख़राब हो गई थी और बिगड़ती गई, तो आप बताइए, जो आप किंग साइज लाइफ लीड कर रहे हैं उनके साथ, आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है? परिवार को आप नहीं बताएंगे? आपका कोई रिलेशनशिप तो है नहीं, आपका तो एक लिव इन रिलेशनशिप है। आज के दिन में लोग सवालिया निशान उठाएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप वाले का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वाले को एलिमनी मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ लिव इन रिलेशनशिप वाले को कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिव इन पार्टनर के लिए है कि नहीं है, या सिर्फ उसका गुड टाइम्स का पार्टनर है, वो सिर्फ वो उसी तक उसके साथ रहेगा जब तक कि सारा उनका ठीक ठाक चलता रहे। जैसे उसकी परेशानी आ जाए तो ना तो प्यार रहता है दोनों के बीच में, ना वो लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस रहता है। शादी, देखिए, अगर आपकी शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं, अंजना जी, हमारे समाज में शादी का बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और हिंदू मैरिज एक्ट में अनलाइक वेस्ट में, जैसे कि आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड बना के डिवोर्स ले सकते हैं कि मेरे नहीं पट रहा है इस आदमी से या इस औरत से नहीं पट रहा है। इंडिया में आप नहीं कर सकते हैं, इंडिया में ग्राउंड बड़े लिमिटेड है डिवोर्स के। तो आप जब शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं तो फिर आपको उस शादी को निभाना पड़ता है, और उसको कहते हैं अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। इनका जो प्यार था या इनका जो राजसी ठाठ था वो सिर्फ अच्छे वक्त के लिए था, बुरे वक्त के लिए नहीं था। मैं कहता हूं ये दूसरों से सवाल पूछ रही है, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें कि 8 को जब वो छोड़ के गई, और जिस आदमी की मानसिक स्थिति के बारे में, जैसा वो खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं उनकी मानसिक स्थिति में कुछ था ही नहीं, जैसा वो खुद कह रही है कि जिस आदमी के मानसिक स्थिति के बारे में सिर्फ वो जानती थी कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, सिर्फ वो जानती थी कि क्या उनका इलाज चल रहा है, सिर्फ वो जानती थी कि कौन डॉक्टर देख रहा है, सिर्फ वो जानती थी कि उनको क्या दवाइयां दी जा रही हैं, सिर्फ वो जानती थी कि क्या क्या एहतियात बरतना है उनको, वो सडनली 8 तारीख को छोड़ के चली जाती हैं और किसी परिवार वाले को नहीं बताती हैं कि मैं आज से जा रही हूं भाई, आज से आप इनकी निगरानी रखना, ये इनकी मानसिक स्थिति खराब है, ये इनका रिपोर्ट है, जरा देखना कि इनको ये दवाइयां पड़ें, जरा देखना कि इनके साथ एहतियात हो। आप कुछ भी इस तरह का नहीं करती हैं। तो जो आदमी राजसी ठाठ लेने तक तो ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का फायदा उठाने तक तो ठीक है, लेकिन जहां उस आदमी की हालत खराब हुई तो उसको डंप करके और उसको छोड़ो चूल्हे में जाने दो, मैं क्यों इसके लिए परवाह करूं, ये एटीट्यूड है। क्या यही होता है प्यार? क्या यही होता है लिव इन रिलेशनशिप का ऑब्लिगेशन? आप अंजना जी ये कहना चाह रही है बार बार, आप इनका देखिए इंटरव्यू, मतलब मेरे को शर्म आ रही है कि एक अक्यूज्ड को, प्राइम अक्यूज्ड को इस तरह से इंटरव्यू दिया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो और बड़ा उन्होंने समाज का सेवा किया है, और समाज सेवा के बारे में बात हो रही है कि अच्छा और आपने किसका किसका भला किया। तो उस तरह से उस लहजे में जो इंटरव्यू इनका लिया गया है कि भाई आप तो बहुत ही सती सावित्री और बहुत ही आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है,
आपको इस अन्याय से हम निकालेंगे, आपको हम नहीं होने देंगे और अन्याय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते तो हम कह रहे हैं अन्या जी, सत्यमेव तो जयते तो परिवार कह रहा है जिसका एक जवान बेटा खोया है। सत्यमेव जयते इस पूरा इस देश की जनता कह रही है कि भाई इस आदमी के साथ जो अन्याय हुआ है, एक करियर को जो चौपट किया गया है, एक मौत जो हुई है एक यंग आदमी की उसके प्राइम में, जिसकी पूरी तरह से वो जिम्मेदार है, आज वो सत्यमेव जयते की बात कर रही है और एंकर उनको इस तरह से डील कर रहे हैं। मतलब मेरे को हैरानी ये होती है कि कल को तो आपका एंकर दाऊद इब्राहिम को बिठा के सत्यमेव जयते कहेगा कि भाई दाऊद इब्राहिम ने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना बात का उस पर इल्जाम लग रहा है। मतलब किस किस स्तर पर हम जा रहे हैं। आज हम जर्नलिज्म का एक स्तर होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मेरे को ये इससे इतराज जरा भी नहीं अंजना जी कि उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू जरूर लें, लेकिन इंटरव्यू ले जैसे मेरे को ग्रिल करने की कोशिश की कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं कैसे मीडिया ट्रायल कर रहा हूं, आप मेरे को बुला रहे हैं, मैं तो आपके पास नहीं आ रहा कि मेरे पास आओ। मैंने तो CNN में एक और चैनल में कहा है कि आप लोग अगर आना बंद कर देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इस ट्रायल में नुकसान होगा मेरे को, मेरे क्लाइंट को नुकसान होगा इस मीडिया ट्रायल से। लेकिन आप लोग को, अगर आप लोग कर रहे हैं मीडिया ट्रायल, तो आप लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पब्लिक जो जानना चाहती है कि भाई क्या हो रहा है इस केस में। तो एक तरह से ट्रायल नहीं है, आप सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। इसलिए जहां ग्रिल करना चाहिए तो वहां पर तो आप कह रहे हैं कि नहीं अरे आपके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, और जहां ग्रिल नहीं करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था, वहां मेरे को आप ग्रिल कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही मेरे को लगता है दुख हुआ इस इंटरव्यू को देखकर। विकास जी, आपकी तमाम बातें, और देखिए इस देश की अदालतें भी दोनों पक्षों को सुनती हैं और इसीलिए दोनों पक्ष का सामने आना जरूरी है। आप तो खुद एक ऐसे वकील हैं जिसको हर कोई अभी देख रहा है, सुन रहा है, और आपका बॉडी ऑफ वर्क हमेशा, और हम लोग आपसे वाकई गुजारिश करते हैं कि आप इस पर रोशनी डालिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर हर अदालत, इंसाफ का यही अर्थ है कि दोनों पक्ष सामने आए सर, और इसीलिए हमने फौरन आपसे रिक्वेस्ट किया और हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने फौरन आकर कहा कि नहीं आप सवालों का जवाब देंगे। दोनों पक्ष सामने आना जरूरी है। तमाम बातों पर सर वो ये कह रही हैं कि 8 जून को मैं तभी गई जब मीतू दीदी वहां पर आ रही थी, इससे पहले भी वो कहती है कि परिवार ही उनको डिजर्ट कर रहा था। इस पर आप क्या पक्ष रखेंगे, क्योंकि इसका जवाब सामने आना परिवार के साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए अंजना जी, इतना खुश परिवार और इतना मिला जुला परिवार बहुत कम होता है, जहां भाई बहन सारे इतने प्यार से रहते हैं। उस प्यार को, उस बंधन को इन्होंने, एक बहुत पाक बंधन को इन्होंने तोड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रियंका से वो सबसे ज्यादा उनका लगाव था। प्रियंका उनके अकाउंट्स में भी हस्तक्षेप करती थी, उनके बिजनेस में भी उनको मदद करती थी। जब भी सुशांत को कोई प्रॉब्लम होती थी तो प्रियंका को बुलाते थे दिल्ली से। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई तो प्रियंका पहले से ही सुशांत के बुलावे पे मुंबई में साथ थी। मतलब प्रियंका खुद वकील है, उसके हस्बैंड भी वकील हैं, और जब जब वो जाते हैं सुशांत के पास तो अपना काम का हर्जा करके जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो बेकार बैठे हुए हैं, दोनों दिल्ली में बड़े सक्सेसफुल वकील हैं, वो अपना काम छोड़ छोड़ करके जाते हैं सुशांत को मदद करने। ये प्यार था इस परिवार में। इन्होंने सबसे पहले उस परिवार में उस प्यार को तोड़ा जिसका उनके बिजनेस में हस्तक्षेप था। उससे जब इतना भद्दे तरीके से एलिगेशन लगाया, और इत्तेफाक की बात कहें या इसको हम उस सुशांत का दुर्भाग्य कहें कि कुछ देर के लिए सुशांत ने इस बात को मान ली, जिसके वजह से इनकी डिफरेंसेस हुई। और ये डिफरेंस इनका जो है सक्सेसफुल थी, क्योंकि 4-5 महीने तक कोई बहनों से संपर्क नहीं रहा, क्योंकि बाकी बहनें भी बहुत दुखी हो गई कि भाई इतना ऐसा इल्जाम कैसे लगा दिया है उस बहन के लिए, जिस बहन के लिए एक दिन पहले उसने एक पोइट्री लिखी थी, इसी के सामने, रिया के सामने पोइट्री लिखी थी। जब सारी बात सुशांत को पता चली, बाद में जब वो फंस गया इनके चुंगल में, तब सुशांत ने माफी मांगी, इन्हीं बहनों से माफी मांगी। बाद में जब उसको प्रॉब्लम हुआ नवंबर में, तो सारी बहनें उसके पास आई, जनवरी में सारी बहनें आई। हमेशा बहनें उसको बुलाना चाहती थी। एक बार गया भी पंचकूला अपने बहन के पास, लेकिन गाड़ी चला के गया, मुंबई से गाड़ी चला के गया। आप अंजना जी, आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि मुंबई से दिल्ली गाड़ी चला करके कोई किसी से मिलने आए। वो गाड़ी चला के आया, ड्राइवर में और बहन साथ में बैठ के आया उस गाड़ी में। और गाड़ी आने के बाद 25 फोन कॉल करके रिया ने देखा कि कहीं ये बहनें इसको फिर से इसका मानसिक संतुलन ठीक ना कर दे। 25 कॉल कर करके उसको वापस बुला लिया वहां पे। तो मतलब आपने जो एक हंसते खेलते परिवार में जिस तरह का आपने एक वो डाला, क्या कहते हैं उसको, एक तनाव का एक वो बना दिया,
पिता से बात करने से आपने उनको रोका। पिता ने जब कहा कि भाई अगर उनकी कोई स्थिति, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं बाप हूं, मैं जानना चाहता हूं। मैनेजर को बोला कि मेरा टिकट कटाओ, मैं आना चाहता हूं। लेकिन ना तो पिता को मैनेजर ने जवाब दिया, ना पिता को रिया ने जवाब दिया, ना पिता को रिया ने बात करने दिया। तो जिस परिवार में हंसी खुशी परिवार में उन्होंने आकर के जिस तरह से ऐसा कर्तव्य काम किया है, उस आदमी को बुला, उस पर्सन को आप बुला करके चैनल में बिठा रहे हैं और कह रहे हैं सत्यमेव जयते, एज इफ कि जो वो कह रही है वो सच है। मतलब ये तो एक प्रोपेगेंडा वाली बात हो गई कि आप देखिए, आपका काम है सच्चाई पे लाना, मैं बिल्कुल सहमत हूं इसमें, सच्चाई दोनों तरफ की आनी चाहिए। लेकिन एक एंकर का एक उत्तरदायित्व होता है कि जब किसी को बुलाए, आप मेरे से कितने गहरे गहरे सवाल पूछ रही हैं, आप उनसे नहीं पूछ सकते थे कि भाई 8 को आप गई तो आपने किसी परिवार वालों को बताया कि क्या उनकी स्थिति है, और आपने फाइल उनका दिया किसी को कि भाई ये मेडिकल रिकॉर्ड है, इतने डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी हूं, उनका ये दवाई पड़ता है। आपने पूछा उनसे सवाल? ये आपने नहीं पूछा। आपने पूछा कि जब सितंबर में पहली बार पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है तो आपने परिवार को बताया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है? आपने नहीं पूछा। तो आप जिस तरह का सॉफ्ट इंटरव्यू लेते हैं, हम भी जानते हैं अंजना जी, हम भी बहुत दिन से, बहुत सालों से, 20 साल से आज मीडिया से मैं भी इंटरैक्ट कर रहा हूं। जहां आप चाहते हैं किसी को हेल्प करना, उसके लिए वैसे वैसे सवाल बनाते हैं जिसमें कि उसको सहानुभूति मिले पब्लिक से, और कहीं ना कहीं इस परसेप्शन बैटल में जिसका क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुका है, उस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करें। तो ये दुखद बात है। ये एक्चुअली मीडिया ट्रायल है, क्योंकि ये आप एक गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिक्चर है नहीं सामने। ठीक है, आपकी बातों को भी हम सामने रख रहे हैं दर्शकों के सामने, और सिर्फ इसलिए सर क्योंकि हम ये मानते हैं कि दोनों पक्ष सामने आना चाहिए था। कई बार कई लोगों को कुछ सवाल हल्के लगते हैं, कुछ कड़े लगते हैं, और इस पर सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। उसमें अगर हम ना जाकर तथ्यों पर जाएं, क्योंकि केस इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने पहले भी कहा सर, इंसाफ का प्रिंसिपल है कि दोनों पक्ष आना चाहिए। क्या इंटरव्यू के पैरामीटर्स हैं और वो है, उस पर हम उलझेंगे तो बात हमारी उलझ कर रह जाएगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि आप परिवार के लिए, बहनों के लिए, एक 74 साल के पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर 3 या 4 लाइनों में आपको सबसे मजबूत काउंटर देना हो जो वो इस पूरे 1.5 घंटे के इंटरव्यू में कह रही हैं, तो कौन से वो सबसे बड़ी बातें हैं जिसमें सीए के अपॉइंटमेंट से लेकर कई ऐसी चीजें थी जो रिया कंट्रोल कर रही थी, जिसके सबूत हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ड्रग्स के, जिस पर उन्होंने टाल दिया कि कोर्ट में बात होगी। विकास जी, देखिए, अगर मेरे को 3 बातें कहनी हो तो सबसे पहली बात होगी कि इंटरव्यू का टाइमिंग बड़ा स्ट्रैटेजिक है। इंटरव्यू का टाइमिंग कब आता है? इंटरव्यू का टाइमिंग तब आता है जबकि मीडिया में ये बात आ गई है कि व्हाट्सएप चैट में वो उनको, सुशांत को ड्रग्स देती थी, और वो भी उनके बिना स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के, मतलब उनको उनसे छुपा करके देती थी, उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो उनको लगा कि अब इसका जवाब मेरे को देना चाहिए, ये बोल के कि उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। एक प्रेस स्टेटमेंट आया था इनका सितंबर में, कुछ दिन पहले इनके लॉयर ने दिया था लंबा चौड़ा प्रेस स्टेटमेंट। ये सारी बातें उस समय क्यों नहीं आई? ये सारी बातें अब क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही है क्योंकि ये काउंटर है टू द ड्रग इशू, कि कैसे वो ड्रग का अब्यूज करके और एक तरह से सुशांत के बॉडी में जहर डाल रही थी ड्रग के माध्यम से। दूसरी बात, अगर सुशांत के पास सच में कोई इतनी सीरियस मानसिक स्थिति, देखिए ये जो एक फोटोग्राफ को देख करके जो एक बता रही है ना कि उनकी मानसिक स्थिति सडनली खराब हुई, एक पेंटिंग को देख करके, ये एक इन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि इस तरह का एक डिजीज होता है जो एक पेंटिंग को देख के होता है। तो ये इन्होंने सोचा कि एक ये डिजीज को प्लांट करने का एक अच्छा तरीका है कि वहां पे दिखाएं कि वहां होटल में एक पेंटिंग को देख करके हो गया। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अगर सही में सुशांत के साथ कोई इतना सीरियस इशू हो गया था, सही में अगर हो गया था, तो अपने और सुशांत के अलावा सुशांत से रिलेटेड, मैं तो कह रहा हूं परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार के आसपास के लोगों को किससे इन्होंने बात की कि सुशांत की यह हालत है और सुशांत को अब देख रेख की जरूरत है, या उनका इलाज उनका सही तरीके से होना चाहिए, या उनको एहतियात बरतना चाहिए, या उनकी स्थिति नाजुक हो सकती है। तो ये तीनों बातों, और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट चौथी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख को जब उन्होंने छोड़ा उनका घर, तो क्यों नहीं किसी को हैंडओवर किया, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट में 2017 के, जब कोई आदमी का मेंटल हेल्थ होता है तो उसका कोई नजदीकी परिवार वाला ही उसको संभाल सकता है,
और आप चूंकि उनके परिवार वाले नहीं थे, आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थे, आप सिर्फ राजसी ठाट के लिए आई थी उनके पास, और जब आपका काम निकल गया तो आपको छोड़ने पर मजबूर हो गई, तो इसलिए आपको परिवार वालों को किसी को सुपुर्द करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। यही वो कह रही है सर। उन्होंने कहा है कि मीतू दीदी के आने का इंतजार, सुशांत कह रहे थे तुम पहले निकल जाओ, तो क्योंकि मीतू दीदी आ रही हैं, वो मतलब तुम पहले निकल जाओ उनके आने के। तो वो कह रहे हैं कि 8 से 13 जून मीतू दीदी वहां पर थी और वो वहां पर आई, तभी मैं निकली। मैं कह रही थी कि जब तक वो नहीं आती है मैं नहीं जाऊंगी। अंजना जी, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए, आप अपने आप को रख के देखिए, छोड़िए आप किसी और की मैं क्या बात करूं। अगर आपसे कोई ऐसा बोलेगा आदमी कि भाई ऐसा है, जिसकी मानसिक स्थिति के बारे में आप ही जानती है, कोई नहीं जानता है, आपसे कोई बोलेगा क्या आप उसकी बात सुन लेंगी? आप घर से भले भी निकल जाएंगे तो आप नीचे बैठ जाएंगे पार्किंग में और बैठ करके मीतू को समझाए बिना आप नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि मीतू दीदी को इन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है? मीतू दीदी को उन्होंने कोई फाइल हैंडओवर किया? मीतू दीदी को बताया कि क्या क्या दवाइयां चल रही हैं? मीतू दीदी को बताया कि क्या इनमें एहतियात रखना है? इसलिए मीतू दीदी अगर वो कह भी रहे थे सुशांत कि तुम चले जाओ, तो पहले तो वो मानना नहीं चाहिए था, अगर ये जेन्युइन बात है तो। और अगर मान भी गई, सुशांत को दिखाने के लिए भी अगर चली जाती तो नीचे वेट करती, मीतू दी को समझा करके ही इनको जाना चाहिए था। कोई इनके पास वो तरीका नहीं था कि बिना मीतू से मिले। और मीतू, जब आज तक इन्होंने परिवार को नहीं बताया था सुशांत के मानसिक स्थिति के बारे में, तो कम से कम घर छोड़ने के समय इनको डेफिनेटली बिना बताए घर से नहीं जा सकती थी। इसलिए ये सब देखिए, मीतू दी करने की बात है। मीतू तो इसलिए आई बाद में क्योंकि सुशांत ने मीतू को बुलाया, कि जब ये चली गई और जब वो व्याकुल होने लगा, तब उस सुशांत ने मीतू को बुलाया और आकर के 4 दिन रही, और 4 दिन में बहुत उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी तरीके से क्या क्या उसका नुकसान हो चुका था, मीतू तो कोई डॉक्टर नहीं है जो समझ पाए। और मीतू ने उसको जब समझाया और काफ़ी कुछ जब उसकी हालत ठीक लगी उसको, तब वो निकल के गई, खास करके क्योंकि उसकी बड़ी बेटी बड़ी थी और वो स्कूल जानी थी, उसको उसका छोड़ रखा था अकेले घर में अपने दोस्त के साथ, तो इसलिए उसको वापस जाना पड़ा अपने बेटी के पास। इसलिए मीतू दी का बोलने का इनको अधिकार नहीं है, अगर मीतू से ये मिली नहीं और मीतू को कुछ समझाया नहीं। धन्यवाद अंजना जी। हमसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, शम्स पूछे। जी, मेरा सिंपल सा सवाल है सर, आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। आपने जिस तरीके से अभी शुरुआत में बोला था कि एक आरोपी के इस तरह से इंटरव्यू को दिखाना, मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि कानून में यह है कि जब तक अदालत किसी को साबित न कर दे कि ये गुनहगार है, चूंकि अभी तक सिर्फ FIR में दर्ज है, ये आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, अभी तक ये मुजरिम नहीं है, मुलजिम है, तो ऐसे एक तरफा अगर हम रखते हैं और दूसरा पक्ष रखते हैं तो इसमें बुराई क्या? और दूसरी बात, आप कानून के जानकार, इसलिए मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, अगर उनका पक्ष रखते हैं तो क्या सुना नहीं जाना चाहिए? देखिए, या तो आपने मेरी बात को या तो सुने नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। इस बात को मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं कि मैंने शुरू से कहा है कि इंटरव्यू लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू लेने का एक लहजा होता है। और आप भी जानते हैं, अंजना जी भी जानती हैं, हर एंकर जानता है कि अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं और अगर आप किसी को ग्रिल करना चाहते हैं तो आप उससे सच्चाई निकाल सकते हैं, और सच्चाई अगर आप निकालेंगे तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एक पेंटेड स्टोरी निकालना चाहेंगे, एक स्टोरी, सिर्फ एक शुगर कोटेड एक कहानी निकालना चाहेंगे सिर्फ इस इंटरव्यू में, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ एक तरफा स्टोरी उससे पूछूं, मतलब पूछने में भी मैं अपनी कोई अपने तरफ से कोई जितने आपके सवाल थे यहाँ पे, विकास जी आपके जितने सवाल, मेरी बात पूरी करने दीजिए, जितने सवाल, मेरी बात सुनी पूरी करने दीजिए। ये एक फ्री देश है, फ्री स्पीच का देश है। इस फ्री स्पीच के देश में हर कोई का राइट है कि वो अपनी बात कहे, लेकिन एक जर्नलिस्ट का एक एथिकल और एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है, और उस एथिकल मॉरल ऑब्लिगेशन में उसको किसी के कहानी को एक शुगर कोट करके पब्लिक में दिखाने के लिए, उसको सिंपैथी दिलाने के लिए अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी में फेल कर रहा है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि आज नहीं तो कल मीडिया पे कुछ ना कुछ संकोच लगना चाहिए, और आप पर ही नहीं, हम पर भी लगना चाहिए। जो कोई प्रोसिक्यूटर है, आप कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एविडेंस है, इसका क्या होगा? मैंने कहा भाई साहब, इस एविडेंस में मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसलिए हम अपने तरफ से एहतियात पूरा बरतते हैं। लेकिन आप अगर अपने इंटरव्यू में जानबूझ के एक ऐसा पिक्चर दिखाना चाहें एज इफ कि अबला नारी है और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है, और उससे कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ना पूछे। नहीं विकास जी, यहाँ पे आपने कहा, मैं वही कह रहा हूं,
अबला नारी आपका की देखिए बात यहाँ पे है ही नहीं। आपके जितने कड़वे सवाल है यहाँ पे विकास जी, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए, मैंने अंजना जी से सुनिए, मैंने अंजना जी से सिर्फ 10 मिनट, सुनिए मेरी बात, मैंने अंजना जी से सिर्फ 10 मिनट दिया था, आप ऑलरेडी 20 मिनट ले चुके हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो नाउ। मेरा काम भी करना है भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना है मेरे को। जाहिर सी बात, आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं। जी 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 जी। देखते रहिए आज तक।